नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण के। हम जो परीक्षा धाम की पुस्तक करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, ये हमारा उसका 13 लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा जो परीक्षा धाम की पुस्तक करंट अफेयर्स में जो टॉपिक नंबर 17 है, उसमें केंद्रीय बजट का वर्णन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये पीएससी में पहले यूपी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में कि जो केंद्रीय जो बजट विभाग द्वारा 2023 में अनुमानित आवंटित बजट की राशि थी वो कितनी थी, सही सुमेलित थी। तो किस मंत्रालय के कितना दिया? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा उस समय 89,155 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो उसका ही सही आंसर था। ऐसे ही कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत किया था जेम्स विल्सन के द्वारा दिया गया था। आज़ाद भारत का पहला बजट सरगुडम चेट्टी साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, शेट्टी साहब। उसके बाद में गणतंत्र भारत का पहला जो बजट जॉन मथाई जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ में कुछ और भी फैक्ट हैं कि ऐसे कौन कौन से पीएम हैं जो बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, तो जिनके पास में अतिरिक्त प्रभार था। स्वयं तो वित्त मंत्री नहीं थे, लेकिन अतिरिक्त प्रभार था, जैसे JL नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये 3 पीएम में से थे जिनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा बात जो बजट कौन ने प्रस्तुत किया था, मोरारजी भाई देसाई जी ने। कितने बार बजट प्रस्तुत किया है? तो ये 10 बार किया है। और हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके द्वारा फुल फ्लैश जो बजट है 9 बार प्रस्तुत किया जा चुका है। उसके बाद में संडे में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ये दूसरी बार बजट प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले यशवंत सिन्हा जी ने सबसे पहले संडे को बजट प्रस्तुत किया था। चलिए, ये हमारे कुछ फैक्ट हो गए। अब उसके बारे में हम बात कर लें कि जो हमारा 26-27 का जो बजट है उसमें कितनी राशि दी गई है। तो आप लिख लीजिएगा 53,47,315 करोड़ रुपए की राशि हमारी बजट में प्रस्तुत की गई है। इसी में हम बात का आपको पता होगा कि हमारा बजट 2 भागों में होता है। एक होता है राजस्व बजट और एक होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ। जो प्राप्तियाँ होती हैं, तो राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हो रही हैं? लगभग 35 लाख करोड़ के आसपास हो रही हैं। उसके बाद में हमारी पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हो रही हैं? तो हमारी 18 लाख करोड़ के आसपास में हमारी पूंजीगत प्राप्तियाँ हमें हो रही हैं। इस बजट के लिए हमने राजकोषीय घाटा कितना रखा हुआ है? तो 4.5% हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल जो कुछ चीज़ें हैं बजट से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने आपको बता दी। अब जो इस पुस्तक में जो भी लिखा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमारे जो कर्तव्य भवन है उसमें बनने वाला ये पहला बजट था। उसके बाद युवा शक्ति को केंद्र में रखते हुए विकसित भारत के दृष्टिकोण पर आधारित दुविधाओं की बजाय कार्रवाई, नारेबाजियों की जगह सुधार, लोक लुभावनाओं की बजाय जन कल्याण के मार्गदर्शक सिद्धांतों को ये प्रतिबंधित करता है। इस बजट में 3 कर्तव्यों के बारे में बात की गई है, जिसमें आर्थिक विकास को गति देना, लोगों की में क्षमताओं का निर्माण करना व समावेशी विकास को बात सुनिश्चित की गई। जैसे प्रथम कर्तव्य है हमारा 3 कर्तव्य, आर्थिक विकास को गति देना और धारणीयता रखना, जैसे और आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ व सबका विकास, जिसमें समावेशी विकास आ जाता है, वो हमें देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं प्रथम कर्तव्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हमारी। तो प्रथम कर्तव्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखने के लिए हमारे द्वारा कुछ रणनीतियां अपनाई गई हैं। तो 6 क्षेत्रों में पहल की जाएगी। वो कौन कौन सी हैं? 7 रणनीतिक व अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना। उसके बाद विरासत व औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, चैंपियन MSME का निर्माण करना, अवसंरचना को सशक्त व प्रोत्साहन करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा व स्थायित्व को सुनिश्चित करना व शहरी जो आर्थिक क्षेत्र है उसको हमें विकसित करना। कुछ विशेष प्रावधान क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें अपने इस बजट से? भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जो बजट में 7 रणनीतिक व अग्रणी क्षेत्रों को हमें यहाँ पर केंद्रित करना की बात की गई है। वहीं देखें भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए बायो फार्मा शक्ति, इसमें ज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल उन्नति की रणनीति मिशन प्रस्तावित किया गया है। कौन सा? बायो फार्मा शक्ति मिशन प्रस्तावित किया गया है। वहीं हम बात करें केंद्रीय बजट 26-27 में तकनीकी संप्रभुता को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 की घोषणा की गई है। वहीं हम बात करें घरेलू मूल्य श्रृंखला को गहरा करने और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना का आवंटन में
40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसी के साथ में हम बात करें राष्ट्रीय फाइबर योजना, समर्थ 2.0, टैक्स इको पहल और क्लस्टर आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के साथ में हम बात करें ग्राम स्वरोजगार एवं खेल संबंधी वस्तुएं, महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल आबाद खादी, हथकरघा व हस्तशिल्प को सशक्त बनाना इसका कार्य रखा गया है। वहीं हम देखें 200 पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टरों का पुनरुद्धार के लिए यह योजना की घोषणा की गई है। मतलब इसमें हम इस जो योजना के तहत हम इनमें क्या करेंगे, 200 परंपरागत जो क्लस्टर हैं उनका पुनरुद्धार करेंगे। इसी के साथ में उच्च क्षमता वाली फार्मों को जो फर्में हैं उनको प्रोत्साहित कर वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए चैंपियंस एमएसएमई का निर्माण हेतु 10,000 करोड़ रुपए हमने इसमें रखे हैं, जिसे हम एसएमई ग्रोथ फंड के रूप में लॉन्च किया जाएगा। वहीं आत्मनिर्भर भारत कोष के अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि सूक्ष्म उद्योगों का निरंतर सहायता जारी रख सकें और जो साथ साथ जोखिम पूंजी तक स्थिर सुनिश्चित की जा सके और कॉरपोरेट मित्र इन उद्योगों के मार्गदर्शन, परामर्श व बड़ी श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए प्रमुख सहायक के रूप में हमने परिकल्पित किए गए हैं। इसी के साथ में हाई स्पीड 7 शहरों को जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए गए हैं, जैसे मुंबई थाने, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु और फिर हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी व वाराणसी सिलीगुड़ी हमें देखने को मिलती है, जिसमें से जो पहला बनाया जाएगा वह दिल्ली वाराणसी के रूप में बनाया जाएगा। वहीं हम देखें एक हमारा पूरब से लेकर पश्चिम तक एक डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल के दानाकुली से लेकर जो गुजरात के सूरत को जोड़ने के लिए एक समर्पित माल वाहक कॉरिडोर बनाया जाएगा। मालगाड़ियों के लिए होते हैं मुख्य। वहीं देखें हम तलचर और आंगुल जो क्षेत्र है हमारा उड़ीसा में खनिज संपर्क क्षेत्रों में कलिंगा नगर आदि में औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा पत्तनों से जोड़ने के लिए उड़ीसा में नेशनल वाटरवेज 5 शुरू किया गया है, जो अगले 5 वर्षों में 20 नए वाटरवेजों का निर्माण हमें नए जो वाटरवेज निर्माण हमारे आपको पता होगा 101 वाटरवेज लक्षित किए गए हैं, जिसमें से अभी संचालित बहुत ही कम है। नया जो 5वां स्टार्ट किया जा रहा है, आगे 5 वर्षों में 20 नए वाटरवेज बनाए जाना है। वहीं देखें सरकार के द्वारा विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहरों का मानचित्रण कर सिटी इकोनॉमिक रीजन के नाम एक नवीन पहल को प्रस्तावित किया गया है। वहीं प्रत्येक जो CER के लिए 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है, जिसे चैलेंज मोड के माध्यम से लागू किया जाएगा। आगे हम बात करें उसके बाद में हम देखें कार्बन कैप्चर उपयोग व भंडारण, जैसे कार्बन कैप्चर यूज़ एंड स्टोरेज के माध्यम एक योजना जिसका उद्देश्य इस्पात, सीमेंट जैसे कठिन जो कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में डिकार्बनाइजेशन को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा। द्वितीय कर्तव्य के बारे में करें, जो हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने से जुड़ी हुई चीज़ें थी उनके बारे में अगर हम बात करें तो हमें जैसे ऑरेंज इकोनॉमी, एक क्वेश्चन IMP कर लीजिए इसको, ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, तो ये कंटेंट है। कोई फनी वीडियोज़ होती हैं जो लोग बनाते हैं, तो वो क्या होता है? कंटेंट। इनकी क्षमता को पहचानते हुए मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिएटर्स जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जो 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों में एनिमेशन ABGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। ऑरेंज इकोनॉमी किससे है? कंटेंट क्रिएटिंग करने से है। वहीं देखें मौजूदा राष्ट्रीय परिषद होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी को उन्नत करके इन संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं खेलो इंडिया के आधार पर बजट में खेलो इंडिया मिशन शुरुआत की गई है, इसे और आगे बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। वहीं देखें हम सरकार ने निजी क्षेत्रों में साझेदारी में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं देखें स्टेम में बालिकाओं को प्रोत्साहित देने के लिए VGF व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण और पूंजी सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित किया जाएगा। तीसरे उसके बारे में बात कर लेते हैं हम कर्तव्य के बारे में कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास के बारे में बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि कृषि में रूपांतरण
क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए विस्तार, भारत विस्तार योजना, जिसे कहाँ से प्रारंभ किया गया है, प्रारंभ अगर इसका देखे जाए तो इसका जयपुर से हमें देखने को मिल जाता है। वर्चुअल इंटीग्रिटी सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज नामक साधन का किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, भारत विस्तार के तहत बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंच होगा, जिसमें एग्रीस्टिक ICR आंकड़ों को एकीकरण कर किसानों को उनकी सहायता के अनुरूप व्यक्तिगत परामर्श उपलब्ध कराए जाएंगे। लखपति दीदी पहल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए क्लस्टर संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा केंद्र सी मार्ट्स या सी हेल्प्स एंटरप्रेन्योर मार्ट्स स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ में आगे हम देख लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना, सरकार द्वारा निमहंस 2 की स्थापना की घोषणा की है, जो रांची हमें आपको झारखंड में, वहीं तेजपुर हमें असम में देखने के संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूट के रूप में उन्नत रखा जाएगा। वहीं देखें हम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बुद्ध सर्किटों हेतु एक विशिष्ट योजना शुरू की गई है। वहीं हम बात करें दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में सुव्यवस्थित रूप से जुड़ा हुआ एक प्रमुख नोड विकसित करते हुए पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास का प्रस्ताव किया गया है। यहाँ 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण भी किया जाएगा। इसी के साथ में हम देखें दिव्यांगों के लिए सहारा योजना जैसी योजनाएं कल्याण पर केंद्रित प्रयासों के तहत के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए लक्षित पहलें की जाएंगी। अब हम एक बार देख लें, आपको पता होगा 53,47,315 करोड़ का बजट प्रस्तुत है। तो पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कहाँ से? मुख्य 4 चीज़ें देख लीजिए। सबसे ज़्यादा पैसा आता है उधार से, उधार बा जो भी देनदारियाँ हैं उनसे। उसके बाद में हमें पैसा प्राप्त होता है आयकर से, किससे? इनकम टैक्स से। उसके बाद में होता है हमें निगम कर से 18 रुपये प्राप्त होते हैं 100 में से। उसके बाद में GST से हमें 15 पैसे, गैर राजस्व से हमें 10 पैसे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अन्य है, तो आप इतना ध्यान नहीं रखिए। उसके बाद में पैसा जाता कहाँ है, तो पहले राज्यों की जो कर का हिस्सा है उसमें चला जाता है कितने, 22 पैसे। उसके बाद में जो हमने उधार लिया है 24 पैसे, उसमें से ब्याज भी तो देना पड़ेगा, तो 20 पैसे हमें ब्याज में चले जाते हैं। उसके बाद में जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनमें हमें पैसा जाने को देखने को मिल जाता है। उसके बाद में फिर 11 रुपये हमारे रक्षा व्यय पे चले जाते हैं। फिर इसके बाद में जो केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं उनमें भी हमारे 8 पैसे चले जाते हैं। इसके बाद में आप प्रमुख आंकड़े की जो हम बात करें, मैंने आपको पहले बता दिया था राजस्व प्राप्तियां कितनी है, लगभग 35,33,150 करोड़। वहीं पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं, तो 18,14,165 करोड़ देखने को मिल जाएंगी। टोटल हमें बराबर देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में हम देखें तो राजकोषीय घाटा है हमारा कितना है, 16,95,768 करोड़। जो हमारा कितना देखने को मिलता है GDP का, वो हमें ये 4.5% देखने को मिल जाता है। प्राइमरी घाटा है हमारा 2,91,796 करोड़ रुपए में ये देखने को मिल जाता है। ये जो राशि है वो पूरी करोड़ों में दी हुई है। ये हमारे प्रमुख चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 है उसके बारे में। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था ये हमारे UPPSC 2022 में कि जो 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एक खिड़की प्रवेश कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप सबसे पहले हम प्रमुख चीज़ों के बारे में बात करें तो जो हमारा इस बार का जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें जो मुख्य फोकस रखा गया था, तो किस चीज़ पर रखा गया था, तो AI और रणनीतिक लचीलापन, रणनीतिक स्ट्रेटेजिक जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद में किसके द्वारा ये दिया गया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र B अनंत नागेश्वरम जी के द्वारा बजट से एक दिन पूर्व इसे प्रस्तुत किया गया। अब बात करें हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें कितने अध्याय थे, तो हमें 16 अध्याय देखने को मिल जाते हैं। मुख्य बातें हमारी ये हो गई। अब हम बात करें तो एक कब प्रस्तुत किया गया था, तो आपको पता है 1 फरवरी को हमारा बजट प्रस्तुत होता है, तो उससे एक दिन पहले 29 जनवरी को ये हमें बजट प्रस्तुत
किया गया था। अब सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारी संसद में पेश किया गया था। अब क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें, जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे हम इम्पोर्टेंट हैं, आप लगा लीजिए। जैसे कि 2025-26 में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी, 7.4% रहने का अनुमान है। जो जीवीए 7.3 रहने की संभावना है, ये हमें दोनों तीन देखने को मिल जाती हैं। वहीं भारत की संभावित विकास दर 7% आंकी गई है। इसी के साथ में 26-27 में के लिए जो अनुमानित विकास दर है वो 6.8 से लेकर 7.2 रहने की बात की गई है। इसी के साथ में अप्रैल से दिसंबर तक जो 2025 के दौरान औसत खुदरा जो सीपीआई होती है हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, वो 1.7% मुद्रास्फीति थी, जो अब तक हमें न्यूनतम, मतलब महंगाई हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ये हमें कंट्रोल में है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में जो हमारा राजकोषीय स्थिति में राजकोषीय घाटा था 4.3% रहने की अनुमान की बात की गई है। वहीं देखें हम तो राजस्व प्राप्तियाँ में जो जीडीपी के 9.2% तक बढ़ी हुई है, वह बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। भाई आयकर रिटर्न भरने की देखें हम तो 6.9 करोड़ से बढ़कर कितने लोग बढ़ गए हैं, हम आयकर रिटर्न भरने वाले 9.2 करोड़ लोग हो गए हैं जो आयकर रिटर्न भरते हैं। हमारे जो 2022 में हमें देखने को मिलते थे, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, 9.2 करोड़। वहीं लोगों के बारे में आगे बात करें हम, अप्रैल से दिसंबर तक के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी का संग्रह हुआ है, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आगे हम बात करें सामाजिक क्षेत्रों के बारे में, जो वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान तक हमारे यहाँ पर 23 आईआईटी हैं, 21 आईआईएम हैं और 20 एम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे, जिन्हें दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी जो घटकर कितनी रह गई है, 4.8% हमें देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में 23-24 में महिला श्रम भागी दर जो हमें देखने को मिलती है वो 41.7 है। ये पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएमपी हमारे लिए, तो हमें इनको नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें सेवा क्षेत्र के बारे में, जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा कितना देखने को मिलता है, वह 53.6% देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगर हम इसकी वृद्धि दर के बारे में बात करें 9.1% हमें इसकी वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश भी है, ये भी आईएमपी है हमारे में। वित्त वर्ष 2025 में सेवा निर्यात जो वार्षिक वृद्धि अगर निर्यात करने वाली तो 13.6% के रूप से हमने वृद्धि की है जो सेवा निर्यात करने में। उपभोग और निवेश में बात करें तो निजी उपभोग जीडीपी हमारी 61.5% रही, जो 2012 के बाद में हमें उच्चतम हो गई है। वहीं सकल स्तर पूंजी निर्माण के बारे में 60.8% की वृद्धि देखी गई। कृषि ने अच्छे प्रदर्शन के कारण जो ग्रामीण खपत में सुधार देखने को मिला है हमें। अब हम बात कर लेते हैं मौद्रिक प्रबंधन एवं बैंकिंग क्षेत्र के बारे में। तो सबसे बड़ी बात है हमारा जो सितंबर 2025 तक जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो घटकर कितना बचा है हमारा 2.2 निचले स्तर पर देखने को मिला है। भाई शुद्ध एनपीए के बारे में बात करें तो 0.5% तक रह गया है। अनुसूचित बैंकों में ऋण वृद्धि कितनी देखी गई है, ऋण वृद्धि जो अनुसूचित बैंकों में 14.5% की ऋण की वृद्धि देखी गई, जो कि ऋण वो बांटती है। वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजारों के बारे में बात कर ले हम तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। जो पीएम जन धन योजना थी 28 अगस्त 2014, इसकी डेट याद रखिएगा, 0 उसमें आप खाता खुलवा सकते हैं। अटल पेंशन जीवन ज्योति जीवन सुरक्षा योजना के लाभ भी इसके तहत ले सकते हैं। और जो 36.69 करोड़ ग्रामीण खाते जो 66% इन खातों में देखने को मिल जाते हैं। वहीं हम पीएम मुद्रा योजना के बारे में बात करें जो 8 अप्रैल 2015 में प्रारंभ की गई थी, उसमें 36.18 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने लोन के रूप में वितरित किए गए। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या 12 करोड़ हमें देखने को मिल जाती है। वहीं गिफ्ट सिटी में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में बनाया गया था। तो गिफ्ट सिटी कहाँ बन रही है, तो गुजरात में बन रही है। इसके जो अध्यक्ष कौन होंगे, तो उदय कोटक जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के बारे में बात करें हम, बाह्य ऋण जो हम ले रहे हैं तो वो बाह्य क्षेत्रों के जो प्रदर्शन क्या है, सबसे पहले वित्त वर्ष 2025 में हमारा कुल निर्यात $800 बिलियन से भी ऊपर था, 825.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर देखा गया। उसके बाद अप्रैल से नवंबर में 2025 में भारत ने जो कुल एफडीआई कितनी थी, 64.7 प्राप्त की, जो बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हैं वो प्राप्त की। उसी के सेवा निर्यात हमने ऊपर देखा था 13.6% की वृद्धि देखी गई, जो लगभग कितनी थी
387.6 अरब डॉलर की हमें देखने को मिली। वहीं हम देखें जनवरी 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास कितना देखने गया, 701 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। इसी के साथ में कुछ चीज़ें पॉइंट कर लीजिए। जो रेमिटेंस कितना आया, प्रक्षेपण कितना आया हमारा, तो 135.4 बिलियन डॉलर बाहर, जो हमारे लोग बाहर काम करते हैं वहाँ से हमारे पास आया। उसी के साथ में हम देखें हमारे देश पर बाहरी ऋण कितना है, तो हमारी जो जीडीपी का 19.2% हमें देखने को मिल जाता है, 19 के आसपास है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से, कृषि से जुड़ी हुई जो क्षेत्र हैं उनके बारे में क्या है। तो खाद्यान्न उत्पादन में जो उत्पादन है वो कितना देखने को मिला हमें, तो हमारा 3,577.3 लाख मीट्रिक टन हमें देखने को मिला है। अगर इसे यहाँ पर आप देखें, अलग कर दें आप, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो 3.57 MMT में भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके ये मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। अभी लाख है ना, तो मिलियन MMT में भी हो जाएगा ये। वही देखें मछली उत्पादन में 140% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं हम बात करें बागवानी उत्पादन में, जो कितना है हमारा 367.72 मिलियन टन हमें देखने का, 367.72 या 72 मिलियन टन रहा, जो अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन से अधिक रहा। उसी के बारे में हम बात करें चावल, गेहूं और कुल उत्पादन, माफ़ करिएगा दोस्तों, पीछे से बैकग्राउंड में से गानों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, 2-4 मिनट में निकल जाएगा। उसी के बारे में हम बात करें आगे, तो हमारे चावल, गेहूं और कुल उत्पादन में, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो हमें पहले नंबर पर देखने को मिलता था, चावल, गेहूं व कुल उत्पादन में। वहीं हम देखें दलहन व मसाला में मध्य प्रदेश हमें भारत में टॉप स्थान पर देखने को मिल जाएगा। वहीं हम बात करें कपास की और सोयाबीन की, तो महाराष्ट्र में पहले स्थान पर देखने को मिलता है। उसी के बाद में हम बात करें उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र में, तो PLI जो योजना थी, जो आप प्रोडक्शन करती है उसे लिंक से जुड़ा हुआ जो भी स्कीम थी, तो उसके तहत 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हमें देखा गया है, जिसमें आपको 18.7 लाख करोड़ रुपए उत्पादन और जो लाख करोड़ निवेश हो गया, जिसमें 12.6 लाख नौकरियां हैं ना प्राप्त हुई हैं, ध्यान रखिएगा हैं। उसके बाद में हमारे सेमीकंडक्टर हेतु 10 परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। घरेलू रसायन उत्पादन के लिए 3 केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, तो हमारा जो बजट था उसमें भी ये वर्णित किया गया था। उसी प्रकार से हमारे बजट में बताया गया कि जो हमारा खनिज समृद्ध राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा, केरल, आंध्र व तमिलनाडु में रेयर अर्थ जो मटेरियल्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं आगे हम बात कर लेते हैं अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई, तो मार्च 2025 तक भारत में कुल रेल नेटवर्क जो है वो 59,439 किलोमीटर तक हमें देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेल में 99.1% का विद्युतीकरण देखा गया है। वहीं हाईवे हैं वो हमारे 10 गुना बढ़ गए हैं, जो हाईवे बढ़ गए हैं, जो हमें कितने हैं अभी हाईवे कुल कितने किलोमीटर देखने को मिल जाता है, वो हम बात करें हाईवे के बारे में तो 10 गुना बढ़े हुए हैं। वहीं हवाई अड्डों की संख्याओं के बारे में बात करें तो हमारे देश में 164 हवाई अड्डे देखे जाते हैं। वहीं देश में 5G सेवाओं में 99.9% जिलों में यह हमें अभी उपलब्ध हो गई है। वहीं हम बात करें नवंबर 2025 तक भारत में कुल स्थापित बिजली की जो क्षमता देखी जा रही है वो 509 गीगावाट देखी जा रही है। वहीं नवंबर 2025 तक भारत में कुल जो बिजली उत्पादन है उसका 49.83% हमें नवीकरणीय ऊर्जाओं का योगदान देखने को मिल जाता है। देश में 2025 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा कितनी देखने को मिल जाती थी, जो 2025 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये जो डेटा हैं थोड़े से मिसमैचिंग वाले हैं, तो हम आपको बात बताएं तो अभी जो वर्तमान में हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोटल ये डेटा को थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो मैं आपको एक नया डेटा दे रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए। वो क्या है हमारे समक्ष में कि नया जो डेटा है वो यहाँ पे आप लिख लीजिए। 12 मार्च 2026 का डेटा बता रहे हैं हम आपको, तो 275 गीगावाट। जब मेरी कोई बात बताइए, जब हमारा 509 गीगावाट टोटल हमारी बिजली उत्पादित हो रही है, तो उसमें कुल जो बिजली उत्पादन में और 49% अगर हमारा
नवीकरणीय ऊर्जाओं का स्रोत है, तो लगभग ये कितना होना चाहिए, ये तो 250 से भी अधिक होना चाहिए। मैं आपको बात बताऊँ नवंबर तक है तो 250 से अधिक होना चाहिए। तो अपना इतना गीगावाट कैसे हो सकता है, तो ये डेटा थोड़ा सा मिसमैच है, नया डेटा है वो आप लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो 12 मार्च 2026 तक 275 गीगावाट बिजली नवीकरणीय ऊर्जाओं से उत्पादित हुई थी, जिसमें सौर ऊर्जा से 143 गीगावाट बिजली उत्पादित होती है, पवन ऊर्जा से 55 गीगावाट बिजली उत्पादित होती है। वहीं हम देखें बायोमास से, अगर बायोमास भी आप लिख लीजिएगा, बायोमास से हमें 12 गीगावाट बिजली उत्पादित होती है। उसके बाद अन्य भी होती होंगी, तो आप ये 275 गीगावाट ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली एक अगर लगाएं कि अगर 509 में से 49% नवीकरणीय ऊर्जाओं से उत्पादित हो रही है, तो इसका अर्थ 250 से तो अधिक होना चाहिए ना। तो जी यहाँ पे 38 गीगावाट कैसे हो सकता है, तो ये थोड़ा डेटा हमें मिसमैच लग रहा है। आगे हम बात करें तो जो गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो विश्व बैंक द्वारा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा में $3 प्रतिदिन निर्धारित की गई है। जो कितनी दिन, अगर कोई व्यक्ति $3 या नहीं कमाता है, $3 या 300 रुपये प्रतिदिन नहीं कमाता है, तो उसको गरीब माना जाएगा। किसके द्वारा ये बताया गया है, ये हमारे विश्व बैंक के द्वारा बताया गया है। वहीं हम देखें बहुआयामी गरीबी 55.3 से घटकर कितनी रह गई है, वह 11.28 हमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों बहुत शोर आ रहा होगा बैकग्राउंड में, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा, उस ध्यान रखिएगा। आगे हम देखें सामाजिक सेवाओं पर खर्च, जो GDP का हमें 7.9% देखने को मिल जाता है। वहीं मनरेगा एवं वैधानिक सुधारों को, मनरेगा को बदल के क्या कर दिया गया है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जाना गया है। उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनके उद्देश्यों के बारे में हम बात करें, जैसे कि निष्ठा कार्यक्रम है, तो एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वहीं उल्लास के बारे में हम बात करें, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसमें क्या हुआ है, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के निरीक्षकों के लिए आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान देना इसका लक्ष्य रखा गया है। वहीं PM पोषण के बारे में बात करें, 1 से लेकर 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको मध्याह्न भोजन की बात की गई। पहले इसको हम मध्याह्न भोजन बोलते थे, फिर PM पोषण के नाम कर दिया गया है। आगे हम बात करें जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख है, उसमें स्कूली शिक्षा बोर्डों का मार्गदर्शन, उपलब्धि सर्वेक्षण, छात्र मूल्यांकन रखा गया है। अब कुछ लक्ष्य हैं हमारे समक्ष में, जो हम देख लेते हैं। जैसे चंद्रमा पर हमें अंतरिक्ष में यात्री भेजना है, तो क्या होगा, 2040 तक। भारत को विकसित बनाना है 2047 तक। भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना है 2070 तक। और देश के सभी राज्यों को एक सौर शहर विकसित करना है 2070 तक। एक भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य बनाना है 2027-28 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। TB मुक्त बनाना था देश को 2025 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, तो ये हमें कितनी होगी 2030 तक। ये डेटा उससे भी ध्यान रखिएगा। अगर 500 गीगावाट लेना है तो जब भी कम से कम हमें 280 या 300 के आसपास तो होना चाहिए ना, तभी तो हम बना पाएंगे। 30 के बाद में हम थोड़ी कर पाएंगे इतना। उसके बाद में हम देखें 280 गीगावाट हम बात करें तो 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य हमने कब तक रखा गया है, अभी लगभग आधा हो गया, 143 तो हो ही चुका है। तो 2030 तक हमें ये देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम बात करें अब उसके बाद में जो कुल कार्बन उत्सर्जन 1 अरब टन की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है हमारा 2030 तक। वहीं देखें हम कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन लाने का लक्ष्य रखा गया है हमारा 2030 तक। वहीं HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। वहीं हमारे रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन व ग्रीन रेलवे बनाने का 2030 का लक्ष्य रखा गया है। वहीं भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य हमने कहां पर रखा गया है, तो हमारा 2047 का। वहीं चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य हमारा 2027-28 का। यही हमारा $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य भी इसी समय तक रखा गया। वहीं नक्सलवाद समाप्त करने का मार्च 2026 तक का लक्ष्य है। और भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए 2035 तक की प्रतिबद्धता जाहिर की है। और बात करें हम भारत को ऊर्जा स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2047 तक का हमारा लक्ष्य रखा गया है। और अब आगे हम जो मुख्य हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फटाफट से हम इनको समराइज करेंगे, क्योंकि शोर बहुत हो रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में, तो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो हम देखें केंद्रीय बजट 2026-27 कब प्रस्तुत किया गया, तो ये आपको पता होगा फरवरी के पहले दिन प्रस्तुत किया गया है। उसी के बाद में हम देखें केंद्रीय बजट जो हमारा 2025 से 25-26 था, उसकी जो थीम क्या देखने को मिल रही थी हमें, तो उसकी जो थीम थी हमारी रोजगार कौशल MSME और मध्यम वर्ग, ये 25-26 वाला है। वहीं देखें
हम वित्त वर्ष 2024 में भारतीय शेयर बाजार विश्व के कौन से नंबर पर पहुंच गया था। 2024 में तो हमें कौन सा देखने को मिलता था, ए नंबर का 5वें नंबर पर पहुंच गया था। वहीं देखें हम बजट 2024 में चर्चित मिशन पूर्वोदय कौन सा राज्य शामिल नहीं देखा जाता है। तो पूर्वोदय में कौन सा राज्य देखने को नहीं मिल रहा था हमें, तो वो हमें असम राज्य देखने को नहीं मिल रहा था। इसी के बाद में हम बात करें वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा है। 2025 में हमें देखने को लगा तो कितना था, ऑप्शन बी 825.3 बिलियन डॉलर देखने को मिल जाएगा। वहीं श्री अन्न किन से संबंधित है, तो मोटे अनाजों से संबंधित है। वहीं देखिए आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत में कितने देशों से सर्वाधिक आयात किया। अगर हमने किससे सबसे ज़्यादा आयात किया था तो हमें 7वें नंबर का ये चीन से, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा हम कहाँ से मंगाते हैं, तो चीन से मंगाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में वर्ष 2025 में भारत में IIT IIM और एम्स की संख्या कितनी है। तो 23, 21 व 20 हमें देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वहीं देखिए भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया, तो 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया था भारत का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बजट 2026-27 में बताए गए कर्तव्यों में से कौन सा शामिल नहीं है, तो सभी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा 11वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें कि जो हमारी व्यापार नीति थी 2023 की, और उससे कुल निर्यात को वर्ष 2030 तक कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 11वें नंबर की बात करें तो हमारा कौन सा है, तो हमारा $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में कितने केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, तो 3 बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें हम, तो उसके बाद में भारत विश्व बैंक द्वारा भारत में संशोधित जो गरीबी रेखा है उसमें कितने डॉलर, $3 प्रतिदिन कर दिया गया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 तक भारत में कितनी मुद्रा इस प्रति मुद्रा विदेशी मुद्रा प्राप्त हो गई थी। तो ऑप्शन ए $701.4 बिलियन हमें प्राप्त हो गई हुई। दोस्तों इसमें हमने मध्य जो भारत का केंद्रीय बजट है 26-27 का बोर्ड डिस्कस कर लिया, साथ में हमने जो हमारा 25-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था बोर्ड डिस्कस कर लिया, साथ में ऑब्जेक्टिव लगा लिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।